एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज का हमारा ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी शुरुआत ही एक टैगलाइन से होने वाली है कि हमारी छोरियां भी छोरों से कम है के। यानी कि आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स। चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, जहां आपके चैप्टर की 2 थीम्स यानी कि दलित एंड आदिवासी पर्सपेक्टिव हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है वुमेन्स की। वुमेन्स के साथ में किस तरह से सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर किस तरह से सोशल एक्सक्लूजन होता है, इससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। किस तरह से वुमेन्स ने अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, स्ट्रगल किया, ये सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस biological and physical differences between men and women, gender inequality is often treated as natural. अब देखिए, जेंडर की बात करें या सेक्सुअल बेसिस पे बात करें, जो हम पहले भी कर चुके हैं कि एक सेक्स होता है जहां पर आपके फिजिकल या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, आपके फिजिकल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से आप डिफरेंशिएटेड होते हो, आप मैन होते हो या वुमेन होते हो। जेंडर एक सोशल पर्सपेक्टिव है, समाज में आपको मेन वुमेन इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। अब देखिए, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, ये एक चीज हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं मेन एंड वुमेन के बीच में, और इसीलिए जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो नेचुरल होती है। ठीक है, इसीलिए ये जो जेंडर के बेसिस पे या मैन वुमेन सेक्सुअल बेसिस पे इनइक्वालिटी मैं कहूँ, ये जो है नेचुरल है। ठीक है, हर एक पर्सन में जो है डिफरेंसेस होते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप बात करें मेन और वुमेन के बीच में। However, despite appearances, लेकिन इन appearances के अलावा, biological and physical differences के अलावा, scholars have shown that the inequalities between men and women are social rather than natural. लेकिन इन अपीयरेंसेस के अलावा और भी जो स्कॉलर्स हैं वो ये एक चीज बताते हैं कि ये जो इनइक्वालिटीज हैं मेन और वुमेन के बीच में, ये सामाजिक है रादर देन नेचुरल। यानी कि ये जितनी ज्यादा नेचुरल नहीं है, जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल और फिजिकल नहीं, उतनी ज्यादा समाज द्वारा बनाई गई है, उतनी ज्यादा सोशल है रादर देन नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल, there are no biological reasons that can explain why so few women are found in positions of public power. यानी कि इसमें कोई भी बायोलॉजिकल रीजन नहीं है कि बहुत कम वुमेन्स, बहुत कम यानी कि गिनती की वुमेन्स होती हैं जो कि पब्लिक पावर में देखने को हमें मिलती हैं। बहुत कम वुमेन्स होती हैं जो शायद आपको इंजीनियरिंग करती हुई पाई जाएंगी। बहुत कम ऐसी वुमेन्स होती हैं जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, मतलब हम अगर स्टार्टिंग से बात करें, हम बिल्कुल प्री कॉलोनियल टाइम से या फिर कॉलोनियल टाइम से ही स्टार्ट करते हैं, इंडिपेंडेंस में आ जाते हैं, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ जाते हैं, तो आज की परिस्थिति तक बहुत कम वुमेन्स आपको पब्लिक पावर में देखने को मिलेंगी। और इसके पीछे कोई भी बायोलॉजिकल रीजन नहीं है। क्यों हमेशा घर में स्पेसिफिकली, यानी ये एक चीज 95% सही है आज के कंटेम्प्रेरी पीरियड 21st सेंचुरी की बात करें तो ये एक चीज 95% सही है कि आज भी घरों में डोमेस्टिक कोर्स वाले जो भी वर्क होते हैं वो महिलाएं ही कर रही हैं, वुमेन्स ही कर रहे हैं। जो मेन हैं वो बाहर का ही काम करेंगे। क्यों? यहाँ पर कोई भी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है। क्या मेन रोटी नहीं बना सकते हैं? ऐसा कोई बायोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे? ऑब्वियसली नहीं है। तो यानी ऐसे कोई बायोलॉजिकल रीजंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती। क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है? ये इनइक्वालिटीज, ये जो भेदभाव है, ये किसने बनाया है? समाज ने बनाया है, सोशल है, सामाजिक है। Nor can nature explain why women generally receive a smaller or no share in family property in most societies. और इस चीज के पीछे भी कोई रीजन नहीं है कि आज के समय में बात करें या पहले से ही बात करें, प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होती है वो अक्सर मेल डिसेंट को ही जाती है। वो अक्सर जो है घर में मेल होते हैं उन्हें ही पास ऑन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पापा की जो प्रॉपर्टी है वो उनके बेटे को ही जाएगी। अब वो आज के समय का कल्चर बदल गया है कि अब बेटे को भी जाएगी, बेटी को भी जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग से यही चीज चली हुई आ रही है। तो क्या इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल रीजन है? क्या कोई ऐसा रीजन है कि जो वुमेन है वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती या उसको नहीं संभाल सकती? ऑब्वियसली नहीं है रीजंस, लेकिन फिर भी ऐसी इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं। But the strongest argument comes from the societies that were different from normal or common pattern. लेकिन एक चीज यहाँ पर जो है कि कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं,
कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इन जेंडर इनइक्वालिटीज़ को बिल्कुल साफ नकार देती हैं। किसकी बात हम कर रहे हैं? इफ वुमेन वर बायोलॉजिकल अनफिट, अगर वुमेन्स जो हैं वो बायोलॉजिकली इतनी ज़्यादा फिट नहीं है टू बी इनहेरिटर्स एंड हेड्स ऑफ फैमिलीज, कि उन्हें जो है फैमिली का हेड नहीं बनाया जाता है और उनके मतलब उनके लाइन में प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर की जाती है। सो हाउ डिड द मेट्रीलिनियल सोसाइटीज एज द नायर्स ऑफ कैरल यूज्ड टू बी एंड द खाजीज ऑफ मेघालय स्टिल आर वर्किंग फॉर सेंचुरीज? अगर ऐसा कुछ होता कि वुमेन्स में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती हैं या वो फैमिली की हेड नहीं हो सकती, अगर ऐसे कोई रीजंस होते, तो जो केरल में नायर्स फैमिली है और मेघालय की जो खासी मेट्रीलिनियल सोसाइटी है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इतने सालों तक वर्क कैसे कर पाती, कैसे वो आगे बढ़ पाती, कैसे आज आप उनके बारे में पढ़ पाते अगर वुमेन्स अनफिट हैं इस रोल के लिए? तो यानी कि सीधे सीधे क्या चीज कही जा रही है कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से ज्यादा इनइक्वालिटी का कारण है सोशल डिफरेंसेस जो समाज ने बनाए हैं। हाउ हैव women managed to be successful farmers and traders in so many African society? बहुत सी ऐसी अफ्रीकन सोसाइटीज हैं जहां पर जो वुमेन्स हैं वो सक्सेसफुल फार्मर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, यानी कि वुमेन्स जो हैं वो फार्मिंग वर्क में इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं, कहीं कोई कमी भी नहीं आ रही है। There is in short nothing biological about the inequalities that mark the relations between women and men. तो यानी कि इस सारी चीज़ों से, इन सभी बातों से क्या एक चीज़ हम समझते हैं कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस उतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं जितनी आज के समय में हम मैन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी देख रहे हैं। क्या है उसका कारण है सोशल डिफरेंसेस या सोशल फैक्टर्स। Gender is thus also a form of social inequality and exclusion like caste and class, but with its own specific features. तो जैसे हमने देखा कि caste based inequalities होती हैं, क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज होती हैं, वैसे ही जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज भी होती हैं, हालांकि उसके फैक्टर्स जो हैं वो अलग हैं। जैसे हमने कास्ट को पढ़ा जहां पर हमने एट्रोसिटीज की बात करी, डिसरिस्पेक्ट की बात करी, ठीक है, लेकिन जेंडर के बेसिस पे और अलग अलग डिफरेंट फीचर्स हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। द वुमेन्स क्वेश्चन अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज पार्ट ऑफ द 19th century मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। द नेचर ऑफ दीज मूवमेंट्स वरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन। क्या एक चीज़ की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा सा पीछे से चीज़ों को जानते हैं। पहले के समय में क्या एक चीज़ होती थी, अगर हम बात करें एंशिएंट की बात करें, फिर एंशिएंट के थोड़ा सा और आगे आ जाएं, फिर मेडिवल इंडिया की बात करें, फिर हम मॉडर्न इंडिया में आ जाएं, या फिर मुगल इंडिया की भी हम बात करें जब मुगल्स हमारे यहाँ आए। जब हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई इन्वेशन नहीं था, तब वुमेन्स की जो स्थिति थी वो बहुत रिस्पेक्टेबल थी। वो घर में होती थी, घर का काम भी करती थी, उनके साथ में जो मेल्स होते थे वो भी उनकी हेल्प कराते थे। जो वुमेन्स होती थी वो शास्त्र भी पढ़ती थी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी करती थी, बाहर भी जाती थी, घर भी संभालती थी, और उनके साथ में यानी कि बराबरी थी सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल के बीच में। धीरे धीरे क्या चीज़ होने लगी, धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेशन वगैरह इंडिया में बढ़ने लगा, तो ये जो स्थिति थी वुमेन की वो कहीं ना कहीं कन्फाइंड हो गई उसके घर के अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इन्वेशन होता गया वैसे वैसे वॉर लाइक सिचुएशंस होती गई, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में चल रही थी उस एक टाइम पीरियड पे, तो वुमेन्स की पोजीशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी घर में कन्फाइंड होने लगी कि आपको जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप घर में रहिए। वो घर में रहते रहते जो एक मतलब महिला की स्थिति होती वो फिर घर वाली हो गई, है ना, ऐसा कहते हैं ना कि वो जो है सिर्फ घर वाली ही होगी, अब वो घर के ही काम काज संभालेगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी और घर की देखभाल करेगी। धीरे धीरे ये स्थिति इतनी ज़्यादा खराब होती गई कि वुमेन्स को ऐसा ही मानने लगा कि आप किसी और चीज़ के लिए मतलब बने ही नहीं हो, आप सिर्फ इसलिए हो कि आप घर संभालो, बच्चे संभालो और घर का काम काज करो, खाना बनाओ, रोटी बनाओ और बस इतना काम करो। तो स्टार्ट कहाँ हुई थी? जहाँ पर इक्वालिटी थी, धीरे धीरे पोजीशन जो है डाउन होती चली गई। अब यही सारा सिनेरियो चल रहा था, ब्रिटिशर्स भी उसके बाद में जो है मतलब मुगल इन्वेशंस वगैरह तो होती है, मेडिवल इंडिया का टाइम पीरियड आता है, इसके बाद में जो है धीरे धीरे वुमेन्स अपनी पोजीशन को सुधार करने की कोशिश करती हैं। उस एक टाइम पे चाहे मुगल वुमेन्स हो चाहे इंडिया से वुमेन्स हो, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए अपनी पोजीशन को और बाकी और वुमेन्स की पोजीशन को सुधारने के लिए। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में फिर ढेर सारी मूवमेंट्स हुए, ढेर सारे स्ट्रगल्स हुए वुमेन की पोजीशन को चेंज करने के लिए या वुमेन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसी
उसी एक सिनेरियो में, उसी एक टाइम पीरियड से हम चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से रिफॉर्म स्टार्ट होता है, किस तरह से मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। स्पेसिफिकली मूवमेंट स्टार्ट होती हैं 19th सेंचुरी मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, यानी 19th सेंचुरी से स्पेसिफिकली रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट होती हैं जिन्हें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको पहले ही बता दूं कि ये जो रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं या जो वुमेन मूवमेंट्स हैं, ये तो हम आपके एनसीईआरटी में जो दिया है उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अलावा और भी कैसे मूवमेंट्स हुई, कैसे जो है एक तरीके से वुमेन की पूरी लाइफ हिस्ट्री या वुमेन्स को लेके किस तरह से पूरा सिनेरियो रहा, वो हम एक अलग से वीडियो में उस एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 19th सेंचुरी से रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट हो रही हैं, और कौन स्टार्ट कर रहा है? मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब हम इसको मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स क्यों कह रहे हैं? They are often termed as middle class reform movements because many of these reformers were from the newly emerging western educated Indian middle class, क्योंकि ये reform movements जो है western educated Indian middle class ने start करी थी। middle class यानी कि वो जो ना ही श्रमिक वाला काम कर रहे हैं, laborers हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हैं, और ना ही वो जिनके पास में बहुत सारा पैसा है, बल्कि मिडिल क्लास पीपल, चाहे फिर वो आपके छोटे मोटे बिजनेसमैन हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इन सभी ने मिलके, इन सभी मिडिल क्लास पीपल ने मिलके जो है इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था और समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर रिफॉर्म लाने की बात करी थी। ठीक है, तो ये जो मिडिल क्लास पीपल थे, ये वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास हम इन्हें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का टाइम आगे बढ़ता गया, सभी जो है एजुकेशन को लेके जब जागरूकता आने लगी कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंडिया में तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे थे नहीं, इतने परिपक्व थे नहीं, तो ज़रूरत क्या हो जाती थी लोगों को कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते थे, वहाँ से अपनी फिर एजुकेशन कंप्लीट करके वापस अपनी कंट्रीज़ में आ जाते थे। तो एक तरह से उन्होंने अपनी कंट्री का भी सारा कुछ देखा हुआ था कि हमारी कंट्री कैसी है, कैसे हमारे नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, हमारी सोसाइटी कैसा है, हमारी कल्चर कैसा है। प्लस उन्होंने ये भी देखा था कि वेस्ट की सोसाइटीज कैसी हैं, वहां के लोग किस तरह के हैं। ठीक है, किस तरह की, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि पश्चिमी सभ्यता किस तरह की है, ये भी मिडिल क्लास पीपल ने देखा था, और इसीलिए रिफॉर्म मूवमेंट्स भी जो है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। They were often at once inspired by the democratic ideals of the modern West and by a deep pride in their own democratic traditions of the past। तो ये जो मूवमेंट्स थी ये दोनों जगह से मिक्सअप थी, एक तो इसने वेस्ट का भी सारा कुछ देखा था और एक इंडिया में जो आइडियाज चलते थे, इन दोनों का मिक्सचर थी ये मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। जैसे वेस्ट में उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है रीजन बेस्ड है सारी चीज़ें, हर एक चीज़ में रीजन होता है, चेतना होती है, लोग अपना मतलब कहते हैं ना कि अपना माइंड यूज करते हैं कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है, इसका क्या रीजन है। ठीक है, रीजन बेस्ड काम लोग करते हैं वेस्ट में। ये एक चीज़ लोगों ने देखी थी, किसने देखी थी? मिडिल क्लास इंडियन पीपल जो थे, उन्होंने ये एक चीज़ देखी थी कि वेस्ट के जो लोग थे वो रीजन बेस्ड वर्क करते हैं, वो साइंस में बिलीव करते हैं। इंडिया में हमारे यहाँ पर एक तरह से कहें वैल्यू सिस्टम बहुत हाई है, मॉरल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उन्होंने क्या कहा, हम मॉरल्स को भी बचाए रखेंगे, वैल्यू सिस्टम को भी बनाए रखेंगे, और हम जो है एक तरीके से रीजन बेसिस पे रिफॉर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सती प्रथा चल रही है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे सती प्रथा के बारे में। मान लीजिए सती प्रथा चल रही है, तो भारत में लोग मान रहे हैं हमेशा से चलती आ रही इसलिए आगे भी चलेगी, लेकिन एक तरफ से वेस्टर्न पर्सपेक्टिव कैसा हो जाता है कि यार ये सती प्रथा चल रही है तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, फिर हम उसके बेसिस पर उसमें रिफॉर्म करते हैं। तो इन दोनों चीजों को मिक्सअप करके जो इंडियन मिडिल क्लास है उन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट करी। मैनी यूज्ड बोथ दीज रिसोर्सेज टू फाइट फॉर वुमेन्स राइट्स, वी कैन ओनली गिव इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हियर। बहुत से लोगों ने ये वेस्ट और इंडिया वाला जो पूरा कोलैबोरेशन है इसके साथ में मूवमेंट्स स्टार्ट करी थी। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है चीज़ों को समझ सकते हैं। Some of the activist revolutionaries who fought for the rights of the women are as follows। अब हम पढ़ेंगे कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में जिन्होंने वुमेन्स राइट्स के लिए जो फाइट किया वो थे। We draw from the anti-sati campaign led by Raja Ram Mohan Roy in Bengal। अब एंटी सती कैंपेन किसने चलाई? राजा राम मोहन रॉय ने। क्या थी ये कैंपेन, आगे हम पढ़ने वाले हैं। विडो रीमैरिज मूवमेंट इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी वेयर राणा डे वाज वन ऑफ द लीडिंग रिफॉर्मर्स। राणा डे ने विडो रीमैरिज मूवमेंट को आगे बढ़ाया या उसमें उसको सपोर्ट किया।
ज्योतिबा फुले साइमल्टेनियस अटैक ऑन कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन। ज्योतिबा फुले को आपने कास्ट रिफॉर्म में भी पढ़ा था, ज्योतिबा फुले ने जेंडर ऑपरेशन में भी जो है अपना योगदान दिया है। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इस्लाम लेड बाय सर सैयद अहमद खान। अब जो इस्लाम रिलीजन था उसमें भी वुमेन्स की सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, हम हर एक रिलीजन की वुमेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने जो है रिफॉर्म की बात करी। ओके, अब हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय। अब एक एक रिफॉर्मर्स को लेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे उन्होंने क्या रिफॉर्म मूवमेंट्स लाई या क्या जो है अपना योगदान दिया। राजा राम मोहन रॉय attempts to reform society, religion and the status of women can be taken as the starting point of 19th century social reform in Bengal। राजा राम मोहन रॉय ने समाज को बदलने के लिए, बदलना देखिए समाज को पूरी तरह से बदलनी नहीं, रिफॉर्म करना है, चेंज लेके आना है, बदलाव लेके आना है। जो चीजें एक तरह से कहें कि पहले की तरह ही चली हुई आ रही हैं उनमें बदलाव लेके आना है, जो गलत है उसको खत्म करना है, सही को आगे बढ़ावा देना है। तो समाज हो, धर्म हो या फिर वुमेन का स्टेटस हो, महिलाओं की परिस्थिति हो, इसमें सुधार करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने जो है कैंपेन स्टार्ट करी और 19th सेंचुरी में बंगाल से मूवमेंट जो है स्टार्ट होती है और कहीं ना कहीं ये फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट रही। कहीं ना कहीं जो है वुमेन स्टेटस को चेंज करने के लिए पहले तो बहुत इफेक्टिव मूवमेंट भी थी और फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट भी रही। A decade before establishing the Brahmo Samaj in 1828, Roy undertook the campaign against Sati, which was the first women's issue to receive public attention। क्या किया राजा राम मोहन रॉय ने? 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना करी। इस समाज का, इस ब्रह्मो समाज का मेन एम क्या था कि आपको इटर्नल गॉड पे बिलीव करना है। यानी कि वो कहते हैं ना कि भगवान आपके मन में होता है, इस टाइप से आप ये जिस तरह के मतलब जो रिचुअल्स आप कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं पूजा पाठ के नाम पे, इन्हें आपको नहीं करना है। आप इटर्नल गॉड में बिलीव करिए, भगवान को आप जो है अपने मन में धारण करिए। इस तरह का एम था ब्रह्मो समाज का। यहाँ से जो है राजा राम मोहन रॉय ने सती के खिलाफ में कैंपेन स्टार्ट करी। क्या होती थी सती प्रथा कि पहले के समय में जैसे किसी भी लेडी का, वुमेन का जो हस्बैंड है, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उस वुमेन को भी सती होना पड़ता था, उसकी चिता पे जो है मतलब बैठना पड़ता था और साथ में उसको भी वहीं पे जिंदा जला दिया जाता था। इस तरह से मतलब वो खुद की मर्जी से करे या बिना अपनी मर्जी से करे, पर उसे सती होना पड़ता था। क्या होना पड़ता था? उसको जो है सती होना पड़ता था। और ये जो पूरी कैंपेन थी सती प्रथा को लेके, ये जो पूरी मूवमेंट थी, ये जो पूरी कैंपेन थी, ये ऐसी पहली वुमेन का इशू था जिसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन किया, जिसने बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन किया। बहुत ज़्यादा लोगों से इसको एक तरीके से कहें अटेंशन मिला कि हाँ भाई ये जो है बढ़िया से मतलब मूवमेंट है, इसके खिलाफ में हम सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि इस तरह की एक प्रैक्टिस, जैसे आपने देखा होगा पद्मावत मूवी में जो दीपिका पादुकोण होती है वो भी जौहर कर लेती हैं, सभी वुमेन्स जो होती हैं जितनी होती हैं वो सब मिलकर जौहर कर लेती हैं। इसी तरह की सती प्रथा चलती थी कि आपको भी जो है सती हो जाना है, जब आपके पति नहीं रहे हैं तो फिर आपको भी उनके साथ में, उन्हीं की चिता में आपको भी जल जाना है। अब उसमें आपकी मर्जी हो तो आप अपनी मर्जी से हो जाइए, और अगर आपकी मर्जी नहीं है तो जबरदस्ती इस तरह की प्रैक्टिस जो है वुमेन से करवाई जाती थी। Ram Mohan Roy's ideas represented a curious mixture of Western rationality and an assertion of Indian rationality। अब इनके भी जो आइडियाज थे वो सेम ही थे, जहाँ पे मिक्सचर था वेस्ट का भी और इंडिया का भी। ठीक है, वेस्ट आइडियाज और इंडियन आइडियाज का मिक्सचर था। बोथ ट्रेंड्स कैन बी लोकेटेड इन द ओवरआर्चिंग कंटेक्स्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू कॉलोनियलिज्म। अब ये जो दोनों ही चीज चल रही थी कि एक तरफ वेस्ट था, एक तरफ इंडियन था, दोनों का मिक्सचर के साथ में एक तरह से मूवमेंट चल रहा था। कॉलोनियल टाइम भी था, तो कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म के खिलाफ भी एक तरीके से आवाज इसमें उठाई गई थी। राम मोहन दस अटैक द प्रैक्टिस ऑफ सती ऑन द बेसिस ऑफ बोथ अपील्स, ह्यूमैनिटेरियन एंड नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रिन्स एज वेल एज हिंदू शास्त्र। अब जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने ये जो सती के खिलाफ में प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, इसमें उन्होंने दो बेसिस दिए थे। एक तो उन्होंने कहा था कि हिंदू शास्त्र में भी ऐसी प्रैक्टिसेस के खिलाफ में मतलब बताया गया, ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं दी है कि आपको सती होना है। और जो ह्यूमैनिटेरियन नेचुरल राइट्स, यानी कि एक होता है ना कि मानवीयता आपके मन में होनी चाहिए कि आप कैसे किसी को जिंदा जलाने के लिए मजबूर कर सकते हो या जला सकते हो। तो एक ह्यूमैनिटेरियन और नेचुरल राइट्स के बेसिस पर उन्होंने जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। तो अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है,
इनसे रिलेटेड आपको याद रखना है ब्रह्मो समाज, और ये सिर्फ 12th में ही याद नहीं रखना है, ये आगे भी आएगा तो हमेशा के लिए याद रखना है आपको। ब्रह्मो समाज 1828, और इन्होंने जो है सती के खिलाफ में मूवमेंट चलाई थी। किसके खिलाफ में? सती प्रथा के खिलाफ में इन्होंने मूवमेंट चलाई थी। ये आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में याद रखना है। ओके, देन जो आपके नेक्स्ट रिफॉर्मर हैं वो है MG रानाडे। MG रानाडे, The deplorable and unjust treatment of the Hindu upper caste widows was a major issue taken up by the social reformers. अब हिंदू अपर कास्ट विडोज जो होती थी, इनके साथ में जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता था, अनजस्ट ट्रीटमेंट किया जाता था, ये एक बहुत ही चिंता का मुद्दा था। क्या होता था, जो अपर कास्ट वुमेन होती थी, हिंदू रिलीजन की हम बात कर रहे हैं, जो अपर कास्ट वुमेन होती थी, जब वो विडोज हो जाती थी तो उनके साथ में बड़ा ही अनजस्ट ट्रीटमेंट होता था। आपने शायद ये मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, या पहले के समय में ऐसा होता था कि अगर आप विडो हो गए हो तो आपको जो है एक बिल्कुल अलग सी जगह में रहना है, आप किसी फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो उसे अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, आपको जो है अपने पूरे हेयर्स कटवा लेने हैं, देन उसके बाद में आपको व्हाइट कपड़े ही पहन के रहना है। तो इस तरह, ये तो मतलब एक बहुत छोटी सी चीजें हैं, और भी बहुत सारा अनजस्ट ट्रीटमेंट होता था जो कि एक चिंता का मुद्दा बन गया था सोशल रिफॉर्मर्स के लिए। रानाडे यूज्ड द राइटिंग्स ऑफ स्कॉलर्स सच एज Bishop Joseph Butler, whose analogy of religion and 3 sermons on human nature dominated the moral philosophy syllabus of Bombay University in 1860s. अब MG रानाडे जो थे वो बिशप जोसेफ बटलर के आइडियाज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। एट द सेम टाइम रानाडेज राइटिंग्स एंड टाइटल, उसी समय में रानाडे ने एक जो है मतलब राइटिंग, उन्होंने भी एक चीज लिखी, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज। उन्होंने एक तरीके से एक टेक्स्ट लिखा, किसके ऊपर? हिंदू लॉ में किस तरह से रीमैरिज ऑफ विडोज से रिलेटेड उन्होंने टेक्स्ट लिखा, एंड वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो रीमैरिज। क्या नियम होने चाहिए, क्या अथॉरिटीज होनी चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए जो लोग विडो हो गई हैं, जो वुमेन्स विडो हो गई हैं, उनकी रीमैरिज से रिलेटेड। ये किसने लिखा? ये MG रानाडे ने लिखा, एंड इट एलाबोरेटेड द शास्त्रिक सैंक्शंस फॉर रीमैरिज ऑफ विडोज। और यहाँ पर भी जिस तरह से राजा राम मोहन रॉय ने शास्त्र, हिंदू शास्त्र को यूज किया था इसे एक सारी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, सेम वैसे ही MG रानाडे ने भी शास्त्र वगैरह यूज करके और ढेर सारे टेक्स्ट को रीड करके फिर ये बताया कि किस तरह से जो रीमैरिज ऑफ विडो है उस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं और उन्हें हम कैसे हटा सकते हैं। तो उन्होंने जो है विडो रीमैरिज के लिए कैंपेन्स किए। किसने? MG रानाडे ने। क्या याद रखना है MG रानाडे के बारे में? विडो रीमैरिज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स उन्होंने लीड किए थे। देन आपके नेक्स्ट हैं ज्योतिबा फुले। अब ज्योतिबा फुले के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक चीज कि अभी जो आपने राजा राम मोहन रॉय को पढ़ा, MG रानाडे को पढ़ा, ये दोनों ही अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये दोनों ही अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और इन्होंने वुमेन्स के खिलाफ में जो भी एट्रोसिटीज हो रही थी या भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ में आवाज उठाई थी। लेकिन जो ज्योतिबा फुले थे, ज्योतिबा फुले केम फ्रॉम अ सोशली एक्सक्लूडेड कास्ट एंड हिज अटैक वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट बोथ कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब जो ज्योतिबा फुले थे वो बैकवर्ड कास्ट से आते थे, जो सोशली एक्सक्लूडेड कास्ट से आते थे, बैकवर्ड क्लास से भी नहीं, जो एक्सक्लूडेड कास्ट मानी जाती थी उससे बिलोंग करते थे। और इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाई थी। कास्ट बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे और जेंडर बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे, दोनों के खिलाफ आवाज उठाई थी। ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज विथ इट्स प्राइमरी एम्फेसिस ऑन ट्रुथ सीकिंग। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी और ये जो समाज था ये मतलब ट्रुथ सीकिंग के लिए बना था कि सच्चाई के रास्ते पर हम चलेंगे, सच को हम दिखाएंगे। हर एक चीज का मतलब कहते हैं ना कि हर एक चीज का अपना एक सच वाला पहलू भी होता है, हर एक चीज में कुछ सही चीज होती है, हम उस एक चीज को सामने लेके आएंगे, हम सत्य की राह पर चलेंगे, सत्य की खोज करेंगे और इसीलिए उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाई थी। Fule's first practical social reform efforts were to aid the two groups considered lowest in traditional Brahman culture, women and untouchables। और इन्होंने जो मूवमेंट्स चलाई वो वुमेन और अनटचेबल्स इन दोनों के राइट्स के लिए चलाई। जैसे अनटचेबल्स के साथ में जो एट्रोसिटीज होती थी उसके खिलाफ में ज्योतिबा फुले ने आवाज उठाई। इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने शूद्र और अति शूद्र लोग जो थे उनके लिए एजुकेशन स्कूल एक तरीके से कहीं स्टार्ट करा। इन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किया था और इसके साथ ही जैसे चाइल्ड मैरिज वगैरह जो होती थी उसके खिलाफ में भी इन्होंने जो है आवाज उठाई थी।
देन नेक्स्ट है आपके सर सैयद अहमद खान। अच्छा, ज्योतिबा फुले से रिलेटेड आपको क्या चीजें याद रखनी है, सत्य शोधक समाज, और वो एक एक्सक्लूडेड कास्ट से बिलोंग करते थे, ये आपको याद रखना है। देन है आपके सर सैयद अहमद खान। अब अभी तक जो हमने बात करी वो बात करी हमने हिंदू सोसाइटी के बारे में, अब जो मुस्लिम सोसाइटी थी उसको रिफॉर्म करने के लिए आवाज उठाई गई, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन, मुस्लिम सोसाइटी जो थी उसमें रिफॉर्म लाने के लिए, एज इन द केस ऑफ अदर रिफॉर्मर्स, अ सिमिलर ट्रेंड ऑफ ड्राइंग अपॉन both modern Western ideas as well as sacred text characterized Sir Syed Ahmad Khan's efforts to reform Muslim society. He wanted girls to be educated but within the precincts of their homes. इन्होंने किस एक चीज के लिए जो है आवाज उठाई थी, इन्होंने कहा था कि गर्ल्स को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, गर्ल्स की एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, पर आप उन्हें एजुकेटेड कराइए अड़ोस पड़ोस में ही, घर के ही माहौल में, या घर में ही रख के, या आजू बाजू के लोगों के घर में जो है भेज के, इस तरह से जो है आप गर्ल्स को एजुकेटेड कराइए। लाइक दयानंद सरस्वती ऑफ दी आर्य समाज, ये एक चीज भी याद रखनी है आपको, जैसे दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। ही स्टूड फॉर वुमेन्स एजुकेशन बट सॉट फॉर अ करिकुलम दैट इंक्लूडेड इंस्ट्रक्शन इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स। उन्होंने भी जो है वुमेन्स एजुकेशन के लिए आवाज उठाई थी, पर उन्होंने ये कहा था कि जो वुमेन्स एजुकेशन को लेके एक करिकुलम होगा वो ये होगा कि उन्हें हम रिलीजियस प्रिंसिपल सिखाएंगे, हम उन्हें धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, किस तरह से हाउसकीपिंग की जाती है, किस तरह से घर संभाला जाता है, ये हम उन्हें सिखाएंगे। हैंडीक्राफ्ट्स का नॉलेज हम देंगे, जैसे आज के समय में कहते हैं ना सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाना लड़कियों को, और किस तरह से बच्चों की देखरेख करती, ये सारी चीजें हम सिखाएंगे। जैसी ये चीज दयानंद सरस्वती ने कही थी, वैसी सेम चीज सर सैयद अहमद खान ने बताई मुस्लिम सोसाइटी को लेके। दिस में अपीयर वेरी स्टीरियोटिपिकल टुडे। आज की बात अगर हम करें, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो दोनों के ही आइडियाज, चाहे दयानंद सरस्वती हो या चाहे फिर उसमें आपके सर सैयद अहमद खान हो, दोनों के ही आइडियाज आपको ऐसे लगेंगे स्टीरियोटिपिकल, कि भाई ये किस तरीके का रिफॉर्म है, जहां पर आप एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन आप कह रहे हो कि घर में ही रख के पढ़ाना है, घर के अंदर ही रखना है, तो किस तरह का। लेकिन देखिए एक चीज जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वन हैज टू हाउएवर रियलाइज दैट वंस राइट्स सच एज एजुकेशन फॉर वुमेन वर एक्सेप्टेड, इट स्टार्टेड अ प्रोसेस दैट फाइनली मेड इट इज इम्पॉसिबल टू कन्फाइन वुमेन टू ओनली सम काइंड्स ऑफ एजुकेशन। तो जरूरत यहाँ पर किस एक चीज की थी कि आप अधिकार तो दे रहे हो, ठीक है, अधिकारों की जरूरत थी सबसे पहले के समय में क्या होता था, वुमेन्स को अंदर ही रखते थे, ना एजुकेशन ना कुछ, तो उन्होंने कहा कि भाई आप एजुकेशन दो, भले घर के अंदर रख के दो बट एटलीस्ट दो। तो वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी आवाज जरूरी होती है, अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो तो आपको एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये एक स्टेप लिया कि हम जो है भले घर में रख के पढ़ाएंगे लेकिन हम उन्हें पढ़ाएंगे, जब वो थोड़ी बहुत शिक्षित होंगी, जब उन्हें थोड़ा बहुत बाहर की चीजों का भी नॉलेज होगा, जब उन्हें पता चलेगा कि एजुकेशन क्या होती है, सारी चीजों का जब उन्हें धीरे धीरे ज्ञान होगा, तो एक तरीके से स्कोप ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर हम उन्हें और ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, फिर अपने हक के लिए शायद वो खुद भी खड़ी हो पाएंगी। तो इसीलिए ये एक छोटी सी पहल थी कुछ एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने के लिए। फेमिनिस्ट विजनरीज, अब यहां तक जो आपने पढ़ा, आपने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा, एमजी रानडे के बारे में पढ़ा, ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ा, सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा, आपने दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। ये सभी मेल रिफॉर्मर्स थे। ये मेल रिफॉर्मर्स किसके लिए आवाज उठा रहे थे? फीमेल्स के लिए, फीमेल्स राइट्स के लिए। लेकिन it is often assumed that social reform for women rights was entirely fought for by male reformers and that ideas of women's equality are alien imports। अब ये एक चीज मानी जाती थी कि ये जो पूरे आइडियाज हैं वुमेन्स राइट्स को लेके, ये कहीं ना कहीं मेल ही उठा रहे हैं, यानी वुमेन्स के लिए आवाज भी मेल उठा रहे हैं, और ये जो आइडियाज हैं ये कहीं ना कहीं वेस्ट से लिए गए हैं, ठीक है, ऐसी चीजें मानी जाती थी। टू लर्न हाउ रॉन्ग बोथ दीज अजम्पशंस आर, अब इन दोनों ही अजम्पशंस को गलत ठहराने के लिए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम 2 बुक्स रिटन बाय वुमेन, स्त्री पुरुष तुलना रिटन इन 1882 एंड सुल्तानाज ड्रीम रिटन इन 1905। ये जो एक चीज कही जा रही थी कि वुमेन्स के अधिकारों के लिए हमेशा मेल ही आवाज उठाते थे और ये आइडियाज जो हैं कहीं और से लिए गए हैं, इस एक चीज को गलत ठहराने के लिए हम आगे पढ़ने वाले हैं 2 बुक्स को जिन्हें फीमेल्स ने लिखा है। एक है आपकी स्त्री पुरुष तुलना 1882 की, और एक है आपकी सुल्ताना ड्रीम्स जो 1905 में लिखी गई। इसमें आपकी फर्स्ट है ताराबाई शिंदे, जिन्होंने बुक लिखी स्त्री पुरुष तुलना और द कंपैरिजन बिटवीन ऑफ मैन एंड वुमेन, was written by a Maharashtrian housewife Tarabai Shinde
एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अब ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहां पर पुरुष प्रधान सत्ता एक तरीके से कहें या पुरुष प्रधान समाज जो है, यहाँ पे जो दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए जाते हैं, इसके अगेंस्ट में एक बुक लिखी ताराबाई शिंदे ने, जो एक महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ थी। उन्होंने, उनकी बुक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना, ये आपको याद रखना है, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना, ये बुक इन्होंने लिखी थी। A young Brahmin widow has been sentenced to death by the courts for killing her newborn baby because it was illegitimate, but no effort had been made to identify or punish the man who had fathered the baby। क्या लिखा इन्होंने इस बुक में? इस बुक में इन्होंने बात करी एक यंग ब्राह्मण विडो की। एक यंग ब्राह्मण विडो थी, विधवा थी, जिसने अपने न्यू बॉर्न बेबी को मार दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने न्यू बॉर्न बेबी को मार दिया था, जिसके लिए उस वुमेन को, उस लेडी को जो है जेल हो जाती है, क्योंकि ये जो है अवैध है, क्योंकि जो ये है अवैध कर्म था, इसके लिए उनको जो है जेल हो जाती। लेकिन वो पुरुष जिसकी वजह से ये अवैध बच्चे का जन्म हुआ था, उसके लिए कोई भी सजा नहीं होती है। ऐसी बुक, मतलब ऐसे एक पूरी स्टोरी लाइन पर जो है एक बुक लिखी ताराबाई शिंदे ने, स्त्री पुरुष तुलना, क्रिएटेड क्वाइट अ स्टिर व्हेन इट वाज पब्लिश्ड। और जब ये बुक पब्लिश हुई तो बहुत ज़्यादा, मतलब इसको लेके एक तरीके से हंगामा हुआ कि आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, ऐसी किताब कैसे पब्लिश हो सकती है, जहाँ पर एक, मतलब कहीं ना कहीं ये बुक वुमेन्स राइट्स की बात कर रही है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रही है, जो कि इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और इसलिए इनकी बुक को लेके जो है ढेर सारे एक तरीके से कहें प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी है आपकी बेगम रुखैया शेखावत हुसैन। शी वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू बंगाली मुस्लिम फैमिली। ये एक बंगाली मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ था। And was lucky to have a husband who was very liberal in outlook and encouraged her education। और इनकी शादी एक बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही एक तरीके से कहें लिबरल आउटलुक के जो पर्सन है उससे इनकी शादी होती है, जिनकी सोच, मतलब ये कहें बहुत जो है विस्तार होती है, बहुत लिबरल सोच के व्यक्ति के साथ में इनकी शादी होती है, जो इनको उर्दू में, फिर बाद में बंगाली में और फिर बाद में इंग्लिश में पढ़ाई करने के लिए जो है एंकरेज करते हैं। कहते हैं कि आप पहले उर्दू में पढ़िए, फिर उसके बाद में आप बंगाली में पढ़िए, फिर उसके बाद में आप इंग्लिश में भी पढ़िए। इस तरह से इनको पढ़ाई के लिए एंकरेज करते हैं इनके हस्बैंड। She was already a successful author in Urdu and Bengali when she wrote Sultana's Dream to test her abilities in English। फिर इन्होंने सुल्ताना ड्रीम लिखी, इंग्लिश में ये इन्होंने लिखी बुक, और इससे पहले वो उर्दू और बंगाली की बहुत अच्छी ऑथर ऑलरेडी थी। उसके बाद में इन्होंने सुल्ताना ड्रीम लिखी। इस बुक को लिखने के पीछे कारण था कि वो अपनी इंग्लिश में कितनी ज़्यादा एबिलिटी उनकी है, कितनी काबिलियत है, उसको टेस्ट करना चाहती थी। This remarkable short story is probably the earliest example of science fiction writing in India and among the first by a woman author anywhere in the world। ये जो इन्होंने बुक लिखी थी सुल्ताना's ड्रीम, ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, और ये जो बुक थी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है एक फर्स्ट वुमेन ऑथर, मतलब ये जो रही पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वुमेन ऑथर रही जिन्होंने ऐसी कोई बुक लिखी जिसमें साइंस फिक्शन को यूज़ किया गया। साइंस फिक्शन को यूज़ किया गया कैसे? इन हर ड्रीम, उन्होंने एक जो है मतलब ऐसे सपने में ये चीज़ सोची थी जिसे उन्होंने अपने मतलब शब्दों में उतारा। उन्होंने इन हर ड्रीम शी सॉ सुल्ताना विजिट्स अ मैजिकल कंट्री वेयर द जेंडर रोल्स आर रिवर्स। अपने ड्रीम में सुल्ताना एक ऐसी मैजिकल कंट्री में पहुंच जाती हैं जहां पर जेंडर रोल्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। मैन आर कन्फाइंड टू द होम एंड ऑब्जर्व पर्दा। जो मेन हैं वो घर के कामकाज करते हैं और पर्दे में रहते हैं, बल्कि जो वुमेन है वो बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी साइंटिस्ट हैं, वाइंग विद ईच अदर एट इन्वेंटिंग डिवाइसेस। नए नए डिवाइसेस को इन्वेंट कर रही हैं, इन्वेंशंस कर रही हैं, ऐसे डिवाइसेस बना रही हैं जिससे वो क्लाउड्स को कंट्रोल कर सकती हैं, रेन को रेगुलेट कर सकती हैं, और ऐसी मशीन्स बना रही हैं जिससे कि कार्स जो हैं वो फ्लाई हो सकती हैं, एयर में, हवा में उड़ सकती हैं। ऐसा कुछ वो ड्रीम देखती हैं और इससे रिलेटेड फिर वो बुक लिखती हैं, द सुल्ताना ड्रीम। Apart from the early feminist visions, there were a large number of women's organizations that arose both at the Indian and local levels in the early 20th century। अब ये तो आपने जाना, यहाँ तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, किस किस को पढ़ा आपने? पढ़ा सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। इन्होंने किसके खिलाफ आवाज उठाई? सती प्रथा के। इसके बाद आपने पढ़ा
एमजी रानाडे ने आवाज उठाई विडो रीमैरिज के लिए। ठीक है, आपको ये सब नोट करते जाना है, विडो रीमैरिज के लिए, इसी तरह से आपके नोट्स बनेंगे। इसके बाद आपने पढ़ा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने वुमेन्स के खिलाफ जो एट्रोसिटीज या डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ में आवाज उठाई, और इन्होंने गर्ल्स स्कूल भी ओपन किया था। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। इसके बाद आपने पढ़ा सर सैयद अहमद खान को, शॉर्ट में लिख दे रही हूं मैं, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने भी गर्ल्स एजुकेशन की बात करी। किसकी बात करी? गर्ल्स एजुकेशन की। ठीक है, ये सभी आप अपने कॉलोनियल टाइम्स के, मतलब जब से ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था उसी टाइम से इन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट करी थी। इनके अलावा आपने पढ़ा ताराबाई शिंदे को, ताराबाई शिंदे ने भी डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, दोहरे मापदंड होते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के, या फिर मैं कहूं पेट्रियार्कल सोसाइटी के, उसके खिलाफ जो है इन्होंने आवाज उठाई। इसके अलावा आपने देखा बेगम रुकैया शेखावत, जो कि पढ़ी लिखी और फिर अपने टैलेंट को निखारने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी द सुल्तानास ड्रीम। अब ये सारी चीजें तो हो गई आपके 19th सेंचुरी के टाइम की। कब की हो गई? ये सभी हो गए आपके 19th सेंचुरी के अलावा, लेकिन इनके अलावा भी और भी ऐसे ढेर सारी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बनती गई। जब ऐसे होता है ना कि एक छोटी सी जब चिंगारी उठती है तो फिर वो धीरे 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 आग में तब्दील होती जाती है, ऐसा कहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर जब ये छोटे छोटे इश्यूज उठ रहे थे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक बहुत बड़ी डिमांड आती जा रही थी सामने, वुमेन्स राइट्स को लेके, वुमेन्स इक्वालिटी को लेके, वुमेन्स के स्टेटस को लेके। तो ये जो आवाज़ है ये बहुत बुलंद होती जा रही थी धीरे धीरे चलते चलते। हम 20th सेंचुरी की बात करें, इंडिया लेवल पर भी, यानी ऑल इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पर भी आवाज उठाई जा रही थी वुमेन्स के अधिकारों के लिए। and then begin the participation of women in the national movement itself। और अब जो वुमेन्स की बात है वो सिर्फ वुमेन्स मूवमेंट तक ही नहीं रह गई थी, अब वुमेन्स नेशनल मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, हम नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, 20th सेंचुरी में आ गए हैं, जब इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए नेशनल मूवमेंट होता है उसमें भी वुमेन्स जो है पार्टिसिपेट करती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली वुमेन्स राइट्स वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेशनलिस्ट वुमेन विजन। और ये जो सभी वुमेन्स के राइट्स की बात हो रही थी ये सभी नेशनलिस्ट विजन में भी रखे जाने थे। इन 1931, अब आ जाते हैं 20th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी की बात हमने कर ली, अब हम आ जाते हैं 20th सेंचुरी में। यहाँ पे 1931 में कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में कराची सेशन करती है। issued a declaration on the fundamental rights of citizenship in India whereby it committed itself to women's equality। यहाँ पर जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, इंडिया के जो पीपल हैं, उनके लिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप की बात होती है और वुमेन्स की इक्वालिटी को हम प्रमोट करेंगे, इस तरह से एक डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, वुमेन्स इक्वालिटी को हम बढ़ावा देंगे, इस तरह से डिक्लेरेशन होता है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस डिक्लेरेशन वर, अब ये जो कराची में सेशन हुआ था इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे? ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स। किसी का क्या धर्म है, क्या रिलीजन है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसकी क्या कास्ट है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, बैकवर्ड क्लास का है, उसकी क्या क्रीड है, उसका क्या सेक्स है, यानी वो मेल है, वो फीमेल है, उसकी कैसी इंटरेस्ट वगैरह है, इन सभी के बेसिस पे किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और कानून की नज़रों में सभी एक समान बराबर होंगे। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, जो भी कानून होंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो सबके लिए बराबर होंगे, चाहे वो वुमेन हो, वो मैन हो, वो अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। नो डिसेबिलिटी अटैचेस टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ हिज और हर रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स इन रिगार्ड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब जो सरकारी नौकरियां होंगी, ऑफिस ऑफ पावर और ओनर, कोई ऐसी पावर ऑफ पोस्ट होगी, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए आपके, और भी आपको कोई सिविल सर्वेंट्स बनना है, कोई भी पावर ऑफ पोस्ट है, कोई ट्रेड है, किसी भी तरीके का व्यापार करना है, इन सभी में किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं हम मेंशन करेंगे, चाहे वो फिर किस बेसिस पे हो, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, यानी कि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं।
द फ्रेंचाइज शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज चलता है, जहां 18+ ईयर्स के जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, उसी बेसिस पे हमारे यहाँ भी फ्रेंचाइज चलने वाला है। ठीक है, वुमेन शेल हैव द राइट टू वोट टू रिप्रेजेंट एंड द राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज। वुमेन के पास में भी वोट देने का अधिकार होगा और पब्लिक ऑफिसेज में यानी सरकारी नौकरियों में उनका भी राइट होगा, वो भी उन्हें जो है गेन कर सकती हैं, वो भी जॉब कर सकती हैं। ये कब की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1931 के कराची सेशन की, जो किसने हेल्ड किया था? INC ने या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है, 1931 कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस करती है, जहां पर वो बात करती है वुमेन्स के राइट्स के लिए, वोट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात होती है। ठीक है, सो यहाँ हम कहाँ आ गए? 20th सेंचुरी में, जहां पर वुमेन्स के राइट्स की बातें हो रही हैं। 2 decades after independence, women's issues re-emerged in the 1970s। अभी हमने बात करी प्री इंडिपेंडेंस टाइम की, उसके पहले ब्रिटिशर्स वाले टाइम की भी बात करें, एंशियंट टाइम से स्टार्ट करते आ रहे हैं कि वुमेन्स की परिस्थिति कैसी थी, बाद में किस तरह से आवाज़ उठाई गई उनके अधिकारों के लिए, उसके बाद में इंडिपेंडेंस के टाइम का एक सिनेरियो क्या था, वहाँ पर वुमेन्स इक्वालिटी की बात होना शुरू हो गई थी। अब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 1947 में। इसके 2 डिकेड्स बाद यानी 20 सालों बाद 1970s में अगर हम आ जाएं तो वुमेन्स के जो इश्यूज थे, वुमेन्स के अधिकारों की जो बात थी वो वापस से शुरू हो जाती है। लेकिन अब जो इश्यूज हैं वो चेंज हो गए हैं। जो पहले हम बात कर रहे थे सती प्रथा की, चाइल्ड मैरिज की, विडो रीमैरिज की, अब इश्यूज अलग हो गए हैं। अब वो इश्यूज नहीं रहे हैं और भी उनमें इश्यूज ऐड हो गए हैं। जैसे कि in the 19th century reform movements, the emphasis has been on the backward aspects of traditions like sati, child marriage, ill treatments of widows। ये हमारे इश्यूज थे 19th सेंचुरी में, बट 1970s में अब मॉडर्न इश्यूज आ गए, जैसे कि रेप ऑफ वुमेन इन पुलिस कस्टडी। जिन वुमेन्स को पुलिस कस्टडी में लिया जाता था, पुलिस गिरफ्तार करती थी, तो पुलिस कस्टडी में उनके साथ में रेप के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। डाउरी मर्डर्स, जो लोगों दहेज के लिए जो महिलाओं की हत्या कर देते थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉपुलर मीडिया एंड द जेंडर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनइक्वल डेवलपमेंट। जो पॉपुलर मीडिया वगैरह है, मास मीडिया है, एंकरिंग वगैरह आप देखते हैं, यहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसके अलावा जो नेशनल डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, अब आप नेशन का डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट में आप एक तरीके से वुमेन्स कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई जा रही हैं। तो ये अनइक्वल डेवलपमेंट जो हो रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जेंडर पर, यानी कि फीमेल्स मेल्स पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये सभी इश्यूज, ये सभी मॉडर्न इश्यूज जो हैं उठना स्टार्ट हो गए थे। 21st सेंचुरी में हम आएंगे और ये इश्यूज को हम एक एक करके जो है पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। The law was a major site for reform in the 1980s and after, especially when it was discovered that many laws of concern to women had not been changed since 19th century। अब यहाँ पर एक मेजर सहारा क्या था महिलाओं के लिए? लॉ, कि कानून बने। 1980s के टाइम में रिफॉर्म के लिए लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि कानून होना चाहिए, जो कानून होगा उसी के तहत वुमेन्स की सिचुएशन जो है वो बदल सकती है। वुमेन की परिस्थिति में आप जो है बदलाव लेके आ सकते हो अगर आप कानून को लेके आते हो, सख्त कानून लेके आते हो। जैसे आपको पता होगा, हम बात कर रहे थे कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले की बात करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात होती थी कि रेप केसेस वगैरह हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, जल्दी से जल्दी इश्यूज रिजॉल्व हों। तो वैसे ही जब कड़े से कड़े कानून होंगे तो शायद महिलाओं की परिस्थिति में सुधार होगा। और महिलाओं को उस समय यही एक अपना जो है मूल मंत्र दिख रहा था कि कानून आ जाएं, लॉज आ जाएं, तो शायद हमारी परिस्थिति में सुधार होने लगेगा। As we enter the 21st century, new sides of gender injustice are emerging। अब अगर 21st century की बात करें तो और नए नए इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं वुमेन्स इनइक्वालिटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर इनजस्टिस को लेके। The sharp fall in child sex ratio and the implicit social bias against the girl child represents one of the new challenges of gender inequality। अब आपको याद होगा चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो हमारे यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम है। स्पेसिफिकली आप बात करें हरियाणा वगैरह की तो यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा कम है चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, आज ये भी एक कारण है जेंडर इनजस्टिस को लेके। गर्ल चाइल्ड को जो एक बायसनेस होती है गर्ल चाइल्ड को लेके, ऐसा रहता ना कि यार लड़का हो जाए, हमारे घर लड़का ही हो, वो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये सारे इश्यूज आज के समय में बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं। Social change, whether on women's rights or any other issues, is never a battle once
एंड फॉर ऑल। तो ये जो सभी सामाजिक इश्यूज होते हैं, स्पेशली जो वुमेन्स इश्यूज होते हैं, ये ऐसे नहीं है कि आपने एक बार किसी एक चीज में विजय प्राप्त कर ली तो अब बस हमेशा के लिए अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये नए नए इश्यूज इमर्ज होते जाते हैं। 19th सेंचुरी में अलग थे, 18th सेंचुरी में अलग थे, 20th में अलग हैं, 21st में अलग हैं, और शायद आगे आने वाली जो और सेंचुरीज होंगी उसमें अलग अलग इश्यूज होंगे। तो ये नए नए इश्यूज जो हैं ये रीइमर्ज होते जाते हैं। एज विद अदर सोशल इश्यूज द स्ट्रगल इज लॉन्ग। जैसे बाकी अदर इश्यूज हैं, जैसे आपने आदिवासी स्ट्रगल पढ़ा, कास्ट बेस्ड स्ट्रगल आपने पढ़ा, वैसे ही ये स्ट्रगल भी बहुत लंबा जाने वाला है। एंड द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया विल हैव टू फाइट टू डिफेंड हार्ड वन राइट्स एज वेल एज टेक अप न्यू इश्यूज एज दे इमर्ज। और इस पूरी लंबी लड़ाई में महिलाओं को भी बहुत आगे तक जाना है, बहुत मतलब एक बहुत लंबी लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे तक लड़ना है, और जो नए नए इश्यूज आएंगे उसके खिलाफ में आवाज जो है उठाना है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी वुमेन्स इक्वालिटी एंड स्ट्रगल से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि स्ट्रगल्स क्या हुए, पर्टिकुलर स्ट्रगल्स को पढ़ेंगे, स्ट्रगल्स कैसे होते हैं, क्या परिस्थिति, ये तो आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे कैसे वुमेन्स मूवमेंट हुई, कैसे स्ट्रगल्स वुमेन्स ने किए, क्या क्या उसमें इश्यूज रखे गए। 21st सेंचुरी स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे, 20 एंड 21st सेंचुरी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज क्लास 12th स्टडी करनी है, क्लास 12th पर एक क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोज़ यहाँ पर आ जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करेंगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे, और सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी वीडियो देखना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, ऊपर से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।